हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। वेलकम टू स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर जो कि रहेगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कह चुका हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ इश्यूज आते हैं, तो मैं पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल मतलब क्या है ये बताने वाला हूँ, फिर उसको अप्लाई करके हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए अभी तक आपने जितने भी सिस्टम्स पढ़े हैं, मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी आपने फोर्सेस पढ़ी हैं चार्जेस के बीच में, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है आपने चार्जेस की वजह से, वो सारे के सारे पॉइंट चार्जेस थे। पॉइंट चार्जेस होने का मतलब है उनका डायमेंशन बहुत छोटा था। दे लिटरली बिहेव्स एज अ पॉइंट, दैट मीन्स जीरो हाइट, जीरो लेंथ, जीरो ब्रेथ, दैट्स कॉल्ड अ पॉइंट। तो उसकी तरह बिहेव कर रहे थे। मगर अभी जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, वहाँ पर आपके साथ ऐसा केस नहीं होने वाला है। तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक क्विक रिकॉल हो जाए, फिर हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पर जो फील्ड हुआ करती है उसे हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल्स टू 1/4πε0/r²। एंड ऑफकोर्स ε0 ये बता रहा है कि आप वैक्यूम में हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट ए डिस्टेंस r। डायरेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, कुछ ऐसा था। तो इसकी फील्ड इस दिशा में है और मैं इस दिशा को बोल सकता हूँ दिस इज द पोजिशन वेक्टर इस पॉइंट का, विच इज इक्वल्स टू r। तो इस दिशा में एक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, यूनिट वेक्टर, जिसे मैं बोल सकता हूँ आर कैप। आई होप आप यूनिट वेक्टर की इस थ्योरी को जानते हैं। सो ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है इन वेक्टर फॉर्मेट। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना चाहता हूँ, ये सपोज कीजिए एक नया पॉइंट चूज कर लीजिए, इसकी वजह से कॉल इट Q1 और फिर इसी की वजह से Q2। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है E1 की वजह से 1/4πε0Q/r², और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं चलिए R1, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोल लेते हैं चलिए R2 वेक्टर, ऐसा कुछ बोल लेते हैं। और इसके अलॉन्ग दिशा में मान लेते हैं हम लोग ये R2 कैप डायरेक्शन है, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये R3 कैप डायरेक्शन, सॉरी R1 कैप डायरेक्शन है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है R1 कैप के अलॉन्ग, और E2 आपकी होने वाली है 1/4πε0Q2/r², और ये होने वाला है R2 कैप के अलॉन्ग। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। अब आपको टोटल फील्ड चाहिए होती है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे कहता है इनको ऐड कर दीजिए वेक्टोरियली, दैट्स ऑल। ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। फोर्स के केस में भी कुछ ऐसा ही था। दो चार्जेस की वजह से अगर आपको फोर्स निकालनी है तो सिंपल कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, 3 है, 4 है, 5 है, या n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो आप क्या करिए, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से गिवन चार्ज पे फोर्स निकालो और फिर उन सारी फोर्सेस को जोड़ दो। ये हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस था। बट यहाँ पर अब जितने भी चार्जेस थे यहाँ पर, वो सब डिस्क्रीट चार्जेस थे, डिस्क्रीट, अलग अलग। पॉइंट चार्ज एक अलग है, एक अलग है, एक अलग है, उनकी वजह से फील्ड निकालिए, ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, चाहे वो फोर्स का हो चाहे वो फील्ड का हो। यहाँ पर अब ऐसा केस नहीं रहेगा। यहाँ पर अब होने वाला क्या है, यहाँ पर अब आपके साथ सिचुएशन कुछ डिफरेंट होने वाली। बाय द वे, मैं सिर्फ जो R1 R2 वेक्टर लिए हैं इसको आप I कैप J कैप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था। अब मेरे पास सिस्टम क्या होने वाला है, अब मेरे पास हो सकता है एक रॉड हो, ओके, हो सकता है मेरे पास एक शीट हो, एक हो सकता है मेरे पास एक स्फीयर हो, ओके, हो सकता है हमारे पास एक सिलेंडर हो, ओके, दिस वे, हो सकता है हमारे पास एक सिलेंडर हो, और यू कैन से बेबी वी कैन हैव अ वायर, हमारे पास एक वायर हो। ऐसी बॉडीज हैं और इन बॉडीज पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, दिस वे, लाइक दिस, कुछ ऐसे, you can say, okay, this way on the whole system, and like this on the whole system. ऐसे
ऐसे ही आप कुछ यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हियर और सिमिलरली यहाँ पर। अब ये चीज़ क्या है, ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं और ये एक लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है रेगुलरली, ना कि पॉइंट चार्ज की तरीके से, ना कि पॉइंट चार्ज की, जैसे कि यहाँ पर रखा है एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम का या यहाँ पर रखा है 2 नैनोकूलम का, ऐसा नहीं होने वाला है। अब ये सिस्टम पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये फुल लेंथ पर है। जैसे पूरी लेंथ अगर मैं 1 मीटर मानता हूँ और पूरी लेंथ का वजन 4 किलो है, तो आधी मीटर की लेंथ का वजन आपका 2 किलो होगा। इसी तरीके से अगर पूरी लेंथ है उस पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है तो आधा कर दो तो चार्ज आधा हो जाएगा, तो चार्ज कंटिन्यूअसली पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वन मोर फैक्ट, यहाँ पर क्वांटाइजेशन इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ क्वांटाइजेशन की लेक्चर में कि क्वांटाइजेशन को निगलेक्ट कर देते हैं जब हम लोग चार्जेस काफ़ी बड़े कंसीडर करते हैं। अगर चार्जेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं दैट मीन्स 2 कूलम, आई थिंक माइक्रो कूलम में से, और मे बी एनी कूलम, मतलब जो कि आप 1, 2 और 100, 200 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा की बात कर रहे हो, ये एक रफली मैं फिगर दे रहा हूँ, मे बी 1000 और ऐसा नंबर जो इलेक्ट्रॉन का काफ़ी बड़ा हो। लाइक जैसा हमने पढ़ा था 1 माइक्रो कूलम वॉज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 6.25 10 रेज़ टू प्लस 13 इलेक्ट्रॉन। कुछ इतने इलेक्ट्रॉन्स थे वहाँ पर, आई थिंक 12। तो इस पे चार्ज क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसी टाइप से इस प्लेट पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैं ये डेफिनेट नहीं कर रहा हूँ ये मेटालिक है या नॉन मेटालिक है, अभी आप कुछ भी मान सकते हो। फिर से अगली बार ये स्फीयर है। स्फीयर 2 टाइप के हो सकते हैं, आपका एक हो सकता है सॉलिड स्फीयर और एक हो सकता है आपका हॉलो स्फीयर। ओके, इस तरीके से सिलेंडर ले लोगे तो सिलेंडर भी एक हॉलो हो सकता है, एक सॉलिड हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी है, अगर सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ पूरा जो सिलेंडर है वो चार्ज से बना होगा मिलके। पूरा जो सिलेंडर है इट इज कंपोज्ड ऑफ चार्ज, मतलब इस पूरे कंटेनर के अंदर, जैसे सपोज करो ना कंटेनर लेते हो उसमें पानी भर दो, तो पानी क्या रहेगा, पूरे में अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पानी थोड़ा सा यहाँ से गायब हो गया, फिर पानी आ गया, फिर गायब होगा। तो ऐसे कुछ बीच में जगहें थोड़ी ना होगी। पानी क्या होगा, टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम कंटिन्यूसली उसके अंदर भरा होगा। तो उसी तरीके से मैं मान सकता हूँ इसके अंदर चार्जेस भरे हुए हैं। तो अंदर चार्जेस कैसे हैं, ऐसा नहीं है डिस्क्रीट अमाउंट में है, चार्जेस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरीके से स्फीयर में मान लेते हैं पूरा एक स्फीयर है जो अंदर जैसे नहीं हम लोग बनाते हैं, पानी भर दो स्फीयर में, या जैसे आप हवा भरते हो स्फीयर में, बलून में, या पानी का एग्जांपल ले लो ना, भर दो तो कंटिन्यूसली पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वैसे इसके अंदर पानी से डिस्ट्रीब्यूट है। यू कैन कंसीडर ये कैसा होने वाला है, चार्ज से भरा हुआ है, चार्ज से भरा हुआ है। ओके, एक पॉइंट में यहाँ पर बोल देता हूँ, अगर आप पिकअप करो तो अच्छी बात है, वरना बाद में समझेंगे। अगर ये चार्ज से पूरा भरा है तो ये मेटालिक नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो इस टाइप से चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूं, जहां पर आपको डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज देखने को ना मिले। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग हिस्सों में, 1 पॉइंट चार्ज इधर उधर, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर चार्जेस आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर आप इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो फील्ड आप कह जाओगे कि दिस फील्ड इज ड्यू टू द कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। अब वो इस शेप में होगा तो फॉर्मूलेज अलग बनेंगे, डेरिवेशंस अलग बनेंगे, यहाँ पर अलग बनेंगे, यहाँ पर अलग बनेंगे, यहाँ पर अलग बनेंगे। सो ये डिपेंड करेगा कि चार्जेस का सिस्टम जो है वो कैसा है। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज, मतलब मेरे पास डिस्क्रीट चार्जेस नहीं होने वाले हैं, मेरे पास चार्जेस का एक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ओके, वन मोर फैक्ट ओवर हियर। अब ज़्यादातर हमारे सिलेबस में या जो हमको मिलने वाली, हमको यही बॉडीज़ मिलने वाली हैं, हमको यही बॉडीज़ मिलने वाली हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में। अब एक चीज़ और, जब भी हमारे पास लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारे पास जब लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे ये रॉड है, मैं मान ले, और यू कैन से दिस इज अ वायर, दिस इज अ वेरी थिन रॉड, और यू मे से दिस इज सिंपली अ वायर फॉर नाउ। ओके, अगर ये लाइक दिस, ठीक है,
तो ऐसा मान सकते हैं। तो अगर ये रॉड है या एक वायर है तो इसमें पूरी लेंथ में चार्ज मौजूद है, पूरी लेंथ में अगर चार्ज मौजूद है तो मैं कह सकता हूँ कि सपोज इस चार्ज इस रॉड में, आई कैन से आ रॉड, आई कैन से कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये ऐसी बॉडी की बात कर रहा हूँ जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है, लेंथ वाइज है। तो Q बराबर Q कूलम मौजूद है कितनी लेंथ में, मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ लेमडा मीटर्स, सो नॉट लेमडा मीटर, दिस इज L मीटर्स। सो Q कूलम्स यहाँ पर हैं कितनी लेंथ में, L मीटर में, से इसकी लेंथ कितनी होने वाली है, L मीटर। तो अगर मैं बताऊंगा कि इसके 1 मीटर पर कितना चार्ज है, इसके 1 मीटर पर कितना चार्ज है, सो आई कैन राइट दैट Q कूलम इज इक्वल्स टू L इंटू 1 मीटर, और यू कैन से Q कूलम्स इज इक्वल्स टू अपॉन L बराबर 1 मीटर। सो दिस मच अमाउंट ऑफ कूलम्स आर प्रेजेंट ओवर 1 मीटर। इस रॉड पे Q कूलम्स चार्ज मौजूद है 1 मीटर पर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो एक नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि Q बाई L कूलम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट मीटर। Q बाई L कूलम्स आर प्रेजेंट ऑन 1 मीटर, और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज density. That means the charge which is present per unit length, per unit length. Of course ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी आपको पिकअप करना है कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सीखना है। 200% इसके डेरिवेशंस आने वाले हैं हमारे पास। सो अगर मेरे पास कभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पर, लेंथ पर किसी, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। अगर आप इसको यू विश टू चेंज दिस समथिंग इनटू अ सेंटीमीटर, आप जानते हैं आपको क्या करना है, मीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो वैसा भी पॉसिबल है। अगर आपकी ज़रूरत सेंटीमीटर्स में है तो यू कैन कन्वर्ट कि 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज मौजूद है, वो भी कंप्लीटली पॉसिबल है। तो अगर आप ये पता लगते हैं व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे आपके पास प्रेजेंट होती थी डेंसिटी ना, आपने पढ़ रखी है, मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मास डेंसिटी। इसी तरीके से अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो मैं उसे बोलने वाला हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी। द चार्ज विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, दैट समथिंग इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो SI यूनिट होने वाली है दैट इज सिंपल, दैट इज कूलम पर मीटर। आई होप यू नो दिस, ओके, एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोगों को या तो ऐसा करा जाएगा, टोटल चार्ज बता दें और टोटल लेंथ बता दें, तो हम लोग लेमडा निकाल लेंगे, नहीं तो लेमडा खुद बता दिया जाएगा। क्लियर? ओके, अदर वे, ओके, इसको नोट करिए पहले। ओके, नाउ सपोज मेरे पास एक शीट ऑफ चार्ज है, एक शीट है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर चार्जेस रखे हुए नहीं है, 1 कूलम यहाँ रखा है, 2 कूलम वहाँ रखा है, 3 कूलम यहाँ रखा हुआ है। ये एक शीट है जिस पे ना आपने चार्ज फैला दिया है, पूरे में चार्ज बिखरा हुआ है, ओके, कंटिन्यूअस मैनर में। इरेगुलरिटीज नहीं है कि बोले यहाँ से चार्ज गायब है सिर्फ इतने में है, सिर्फ यहाँ से गायब है इतने में, या यहाँ पर एक गैप है इतने में, तो ऐसा गैप नहीं है। देयर इज अ चार्ज विच इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। लाइक अगर आप पानी लो ना, इस प्लेट के ऊपर ऐसे फैला दो, सपोज करो एक ये रेक्टेंगुलर खांचा होता ना, कुछ कैप टाइप का, ढक्कन टाइप का, तो पानी अगर फैला होगा तो पूरे में भर जाएगा ना। तो इन सिमिलर फैशन इस पर आपने चार्ज किसी तरीके से पोर करा हुआ है, एंड दैट पोर्ड चार्ज is completely distributed over its surface. I am just drawing analogies जिससे आप समझ सके। तो चार्जेस क्या हैं, पूरे में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर चार्जेस पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली उस चार्ज का कुछ अमाउंट होगा। मैं मान लेता हूँ कि चार्जेस जो हैं, वो चार्ज जो है वो Q अमाउंट ऑफ कूलम, ओके, कैपिटल Q फॉर द यूनिट, Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस शीट। और इस शीट का मैं कंसीडर करता हूं एरिया एज ए मीटर स्क्वायर। यू कैन से द Q अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट ओवर दिस एंटायर सरफेस इज Q, और इस सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया है वो A मीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं पूछूं कि इसके 1 मीटर स्क्वायर में
कितना चार्ज मौजूद होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे Q अमाउंट या Q कूलम, Q अपॉन A कूलम ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ओवर पर मीटर स्क्वायर, और इस चीज को आप बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, लाइकवाइज मतलब मैं बोल सकता हूं Q अपॉन A इज द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट meter square. This is the amount of charge which is present over a unit area, or this is denoted by sigma. This is called surface charge density, the density of charge which is produced, which is present per unit area. एक unit area पर कितनी density या कितना charge मौजूद है, not density, charge per unit area पर, उसको density कहते हैं और denote करते हैं sigma से। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो चार्ज किसी एरिया पर। अभी आप जानोगे कि मुझे इसकी ज़रूरत क्या है, हमको ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। सिर्फ अभी आप पिकअप करते जाओ, ऐसे हो रहा है नाउ। जब हम लोग कंप्लीटली इसको कंबाइन करने वाले हैं, दैट विल मेक अ कंप्लीट सेंस टू यू, आपको इसका पूरा मतलब समझ में आएगा। बस अभी के लिए इतना जान लो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है या यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, हमें ये पता होना ज़रूरी है। और इसको पता करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस अपनाते हैं, मुझे चार्ज पता होगा, मुझे एरिया पता होगा, हमको पता लग जाने वाला है सिग्मा कितना या सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, मुझे लेंथ पता होगी, मुझे चार्ज पता होगी, मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट लेंथ भी पता लग जाने वाला है। सो दिस इज लीनियर चार्ज, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑफकोर्स इसकी एसआई यूनिट अगर आप देखेंगे, सो एसआई यूनिट जो आने वाली है दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, दिस इज अ यूनिट, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। ओके, सो एनी टाइम यू सी ए सरफेस एरिया तो आपको कुछ ऐसा समझना है, अगर आप लीनियर चार्ज देखें कंटिन्यूअस तो आपको ऐसा समझना है। अगेन ये डिस्क्रीट सिस्टम नहीं है, डिस्क्रीट सिस्टम होने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो आपको चार्जेस हैं वो पूरा जो आपकी लेंथ दे रखी है या जो एरिया दे रखा है उसके अंदर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू कैन से दैट, उसके ऊपर पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप चुन नहीं सकते हैं कि यहाँ पर एक कूलम रखा होगा, क्योंकि वो जितना भी चार्ज होगा 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, वो सारा का सारा चार्ज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एक जगह पर, एक्यूमुलेटेड नहीं होगा जैसा हम लोग पहले देखते थे। चाहे 1 कूलम चार्ज हो, चाहे 2 कूलम चार्ज हो, चाहे 1 माइक्रो कूलम चार्ज हो, चाहे 2 माइक्रो कूलम चार्ज हो, वो एक्यूमुलेटेड होता था इनटू अ पॉइंट चार्ज, चार्ज की डायमेंशन 0, और वो सारा का सारा चार्ज हम लोग एक जगह पर मानते थे। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है ना, एक्चुअल लाइफ में यू कम अक्रॉस दीज थिंग्स, और इन्हीं चीज़ की सिग्निफिकेंस भी है हमारे पास। पॉइंट चार्ज इज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग इन्वोक करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। अभी अगर चार्ज मौजूद हो वॉल्यूम पे, एक कंप्लीट सिस्टम है उसके अंदर चार्ज मौजूद है, चलिए देखते हैं उसको भी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि सपोज यहाँ पर है Q अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है V मीटर क्यूब में, ओके, और यू कैन कंसीडर यू हैव अ दिस इज स्फीयर, यू कैन कंसीडर दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम का मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम का फॉर्मूला विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट कि आपका सिलेंडर है या आपके पास एक स्फीयर है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली आप वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे। तो अगर इसकी वॉल्यूम V है या इसकी वॉल्यूम V है तो मेरे पास होने वाला है Q अमाउंट ऑफ कूलम पर मीटर क्यूब, एंड दिस समथिंग इज कॉल्ड, ओके, दिस इज कॉल्ड रो, एंड दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, that means how much charge is present over a unit meter cube or a unit volume. Again I'm saying कि अगर anytime you need the unit in centimeter cube or centimeter square or centimeter, आप उसे easily convert कर सकते हैं,
ओके और कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि हमको दिया जाए दिस मच अमाउंट ऑफ कूलम प्रेजेंट है हमारे 1 सेंटीमीटर क्यूब पे, या एक दिस मच कूलम इज प्रेजेंट ओवर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पॉसिबल है। लेकिन आप कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखेंगे कि जो भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सारी यूनिट एसआई यूनिट रखी जाए। ओके डिपेंड करेगा, मतलब जो भी यूनिट्स हो वो एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। अगर सीजीएस आपने एक इस्तेमाल करी तो सब सीजीएस होने चाहिए, अगर एसआई इस्तेमाल करनी है तो सब एसआई होनी चाहिए। आई नो आपको पता है बात, फिर भी मैं कह रहा हूँ। सो कुछ ये डेंसिटीज जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है देन वी हैव डेंसिटीज। मैं एक क्विक नोट लिख देता हूँ, आप उसको नोट करें। सो when okay let's go when there is continuous distribution of charge we need to define डेंसिटीज। हम लोगों को डेंसिटीज डिफाइन करनी पड़ती हैं, लाइक नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, यू कैन से लैम्डा एंड दिस गोज Q per unit length. Another one, surface charge density, that is Q by A. Third one, volume charge density, that is Q by V. Of course you can write unit उनके बाद, but मैं सिंपल अभी फॉर्मूले फोकस कर रहा हूँ, नॉट ऑन यूनिट्स. ओके, ऑफ कोर्स कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब. तो इस टाइप की कुछ आपको डेंसिटीज देखने को मिलेंगी. एंड दिस समथिंग इज डिनोटेड बाय, ओके, लेट मी राइट इट दिस वे. This something means lambda, this something means sigma, and this something means rho. देखिए, L से लीनियर चार्ज डेंसिटी, L से लैम्डा, S से सरफेस चार्ज डेंसिटी, S से सिग्मा. एंड अगर ये दोनों याद होगा देन ऑफ कोर्स थर्ड वन इज रो. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड द थिंग्स. ओके, तो हमको जरूरत पड़ने वाली है ऐसे इन सब चीज़ों की. अब ये क्यों आवश्यक है, पहले आपने ये चीज़ तो देख ली. अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में वन थिंग इज वेरी क्लियर कि चार्जेस डिस्क्रीटली नहीं गिवन होते हैं. चार्जेस किसी बॉडी पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. कंटिन्यूअसली उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, आप अगर बॉडी पर चार्ज रखा है तो वो एक जगह पर एक्यूमुलेटेड नहीं होगा, वो उस पर पूरा डिस्पर्स होगा, मतलब पूरे में फैला होगा. सो दैट्स हाउ द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स. ओके, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से संभव है. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से संभव है. एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. इनके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं जो आपकी इसके बारे में सेंस को थोड़ा और इनहेंस करने वाला है. अब देखो, जब मेरे पास ये डेंसिटीज आ गई हैं, मेरे पास डेंसिटीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो अब इनसे करना क्या होगा, मैं सिंपल से एक एग्जांपल ले रहा हूँ. एंड जैसे सपोज करो पिछली बार क्या था, हमारे पास पॉइंट चार्ज थे, अब मेरे पास एक रॉड है, से दिस इज द रॉड, और इस रॉड पर चार्ज जो है वो मौजूद है. ओके, देखिए मैं रॉड कह ज़रूर रहा हूँ, मगर आपको मानना है कि एक वायर है. ओके, बिकॉज एक्चुअली में रॉड एक सिलेंडर की तरह बिहेव करती है. मैं इसको मान ले रहा हूँ, यू कैन से, मैं कंफ्यूजन आपको ना करते हुए इसको सिंपल एक वायर की तरह कहता हूँ. ओके, लाइक दिस. फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी ठीक है. मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज, लाइन चार्ज है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन चार्ज. इस टाइप का चार्ज कहलाते हैं लाइन चार्ज. लाइन चार्ज कुछ ऐसा है, इसको नोट कर सकते हैं आप. अब इस लाइन चार्ज की वजह से मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है. ओके, से दिस वे. ओके, अगर ये पॉइंट आपको थोड़ा अजीब सा लगता है, मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ. मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइन चार्ज. लाइन चार्ज डिराइव हम लोग यही वाला करना है.
इस पॉइंट पर मुझे फील्ड निकालनी है। ओके, सपोज इस एंड से ये डी की दूरी पर है, ये लाइन चार्ज से डी की दूरी पर है। अब डी की दूरी पर है तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? अभी अगर ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हो, ओके नहीं लिखा है 1/4 पाई Q/r² वाला, तो वहाँ पर Q जो होता था वो एक डिस्क्रीट चार्ज होता था, वो एक डेफिनेट चार्ज होता था, वो एक पॉइंट चार्ज होता था। यहाँ पर तो आपको पता है पूरा चार्ज Q है, लेकिन वो एक जगह पे थोड़ी ना, वो तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पर आप करेंगे क्या? ओके, ये दूरी D है, ओके ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोग यहाँ से, मैं इसको हटा रहा हूँ जिससे आपको और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिले, क्योंकि अब आप एक बात तो समझ चुके हैं, ये चार्ज्ड वायर है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस वायर का एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। सपोज करो ये वाला कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, एक छोटा सा ये वाला सेक्शन, ठीक। इसकी लेंथ को मैंने मान लिया dx, इसकी लेंथ को मैंने मान लिया dx, और यू कैन से इसकी लेंथ, क्योंकि L में डिफाइंड है ना, इसकी लेंथ में मान लेता हूँ L, तो इस स्मॉल सेक्शन को आप बोल सकते हैं dl। से dl इज कॉल्ड इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पोर्शन, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पोर्शन, जो बहुत छोटा है। तो पहले स्मॉल dl ले लेते हैं। स्मॉल dl पे चार्ज कितना होगा ये बताते हैं, चार्ज ऑन dl। अब मुझे पता है एक यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है, ये डिफाइंड है हमको। तो dl लेंथ पे कितना होगा, लैम्डा इंटू dl, यूनिटरी मेथड। एक सेब की कीमत 10 रुपए, तो 10 सेबों की कीमत मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1 मीटर की कीमत चार्ज की लैम्डा है, तो dl लेंथ की कीमत कितनी, लैम्डा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज विच इज प्रेजेंट ओवर दिस एलिमेंट्री सेक्शन, दिस एलिमेंट्री सेक्शन। ओके, सो अब इसकी वजह से फील्ड यहां पर कितनी होगी, मैं बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dl। इस dl की वजह से फील्ड कितनी होगी, इसको भी हम लोग dE लिखेंगे, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसको मैं सिर्फ k लिख रहा हूं। और चार्ज, अब दूरी देख लो, क्योंकि ये तो बिल्कुल आखिर में है तो दूरी इसकी d ही होगी, सही। अब इसके आगे सेक्शन कंसीडर करो, उसकी लेंथ कितनी होने वाली है, फिर से dl होने वाली है। अब उसके लिए आपको एक नई दूरी कंसीडर करनी पड़ेगी, x। ऐसे ही मैं नेक्स्ट जब लूंगा तो नेक्स्ट वाला बोल देंगे dE1 के, उस पे चार्ज कितना dq, उसकी दूरी कुछ आ जाएगा, से d1 स्क्वायर से d2 स्क्वायर। तो लगातार हर dq की जो दूरी है वो अलग अलग हो रही है, तो हर dq के द्वारा प्रोड्यूस करी गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे dq निकालने पड़ेंगे। और इस लेंथ में कितने dq होने वाले हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट dq होने वाले हैं, बहुत सारे dq हैं। तो अगर मैं उन सारे dqs की वजह से ये कंपोनेंट निकाल लूं, ये सारे कंपोनेंट निकाल दो और फिर उन सारे कंपोनेंट को जोड़ दूं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला है, ये मतलब है। लेकिन अब ये dq तो बहुत सारे हैं ना, आप इनको ऐसे तो जोड़ नहीं सकते। तो जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, आपको किसी चीज का समेशन करना हो, और समेशन जो हो ना वो कंटिन्यूअस समेशन हो। आई होप आप समझ पा रहे हैं। कंटिन्यूअस समेशन का मतलब, आप इससे पहले भी एक समेशन देख चुके हो जहां पर सिग्मा से आप करते थे, जहां पे आप सिग्मा से करते थे n बराबर 1 से लेके 10 तक 20 तक। तो ये समेशन जो होता है ये इंटीजर स्टेप में चलता है, और हमारे पास जो वायर है वो कोई इंटीजर स्टेप थोड़ी ना है, वो तो यहाँ 0 से लेके ln तक है, और 0 से लेके l तक जो बहुत नंबर होंगे कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, इंटीजर स्टेप में तो है नहीं। तो हम लोग इनके समेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन का। तो हम लोग कहेंगे कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंटीग्रेशन होगा सारे dE का। कुछ ऐसा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई नो काफ़ी चीज़ें तकलीफ देती हैं यहाँ पर, एक साथ सारी चीज़ों को दिमाग में पिकअप कर पाना आसान नहीं होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है। मगर यहाँ पर आपको ये बात थोड़ी सी सेंसफुल पकड़नी पड़ेगी कि अगर मेरे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मेरे पास ये चीज़ें डिफाइंड होंगी। अगर ये चीज़ें डिफाइंड है, मेरे पास एक वायर मिल गया मुझे, ठीक है, मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, मुझे पता है फॉर्मूला किसका, पॉइंट चार्ज का।
मुझे पता है फॉर्मूला किसका, पॉइंट चार्ज का, जो कि बहुत 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 छोटा होता है, नियरली जीरो की डायमेंशन, जीरो नहीं होता है लेकिन जीरो डायमेंशन आप कह सकते हो। तो मैंने वही करा, मुझे तो पूरे बड़े वायर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने क्या करा, वायर का एक इन्फिनिटेसिमली बहुत छोटा सा हिस्सा काट लिया, विच इज इटसेल्फ बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये डीएल जो होगा ये पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करेगा। मैंने काट लिया इसको और इस पे चार्ज निकाल लिया। फिर इसकी वजह से फील्ड का वही फॉर्मूला लगा दिया जो पॉइंट चार्ज का था, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए तो वैलिड होता है फॉर्मूला ना, पूरे वायर के नहीं निकलता है, लेकिन एक जगह के लिए तो वैलिड है। ठीक, निकाल लिया। अभी मैंने इसके सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू कट कर दिए और डी क्यू बहुत सारे बनेंगे, इन्फिनिटेसिमल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डी क्यू। उन सारे डी क्यू को आपको जोड़ना पड़ेगा। कैसे? वेक्टोरियली। कैसे जोड़ना पड़ेगा? वेक्टोरियली। क्यों वेक्टोरियल जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, किसने कहा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमसे यही बात कही गई थी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर है इसलिए इनका समेशन अगर करना पड़ेगा तो वेक्टर सम करना पड़ेगा ना हमें। तो यहां पर आपके समेशन की जिम्मेदारी लेता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन विल टेक केयर ऑफ दैट समेशन। आपको ही नहीं सोचना हाउ इंटीग्रेशन विल डू दिस, ऐसे थॉट्स अभी दिमाग में मत लाओ, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी जैसे आप प्रूफ्स देखोगे इंटीग्रेशन के, ज़्यादा ज़्यादा एसेंस ग्रो करोगे दिमाग में इंटीग्रेशन का, जो कि आप पास बहुत सारे डेरिवेशन लगाने के बाद ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। जल्दी चाहिए तो क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ इंटीग्रेशन के ऊपर, समझ जाओगे। फिजिकल मीनिंग के साथ, मैथ वाले नहीं, फिजिकल मीनिंग के साथ समझ जाओगे एसेंस। ओके, सो समअप करा कैसे? इन सारे डी क्यू को, यहां पर सिग्मा काम नहीं करेगा बिकॉज सिग्मा गोज इन इंटीजर स्टेप्स, और ये इंटीजर स्टेप में दौड़ नहीं रहा कि 0 से सीधे 1 पे इंटीग्रेट, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन विल टेक केयर ऑफ दिस समेशन, और बस डी की वैल्यू इतनी आएगी। आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी जो कि हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे। इस डी क्यू की वैल्यू रखो और सीधे इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगाओ, खत्म इंटीग्रेशन। आपके पास आ जाएगा ई का फॉर्मूला। तो अभी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। आई होप क्लियर। ओके, अभी मैं डी का फॉर्मूला लिख के देख लेता हूं। यहां पर डी का फॉर्मूला रख लेते हैं। डी का फॉर्मूला जब रखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन किसका है? अंदर चार्ज डी क्यू, क्योंकि डी क्यू भी अलग अलग है सारे। फिर इसके नीचे दूरी है x², इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, यू कैन राइट दिस वे। ये चीज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। आपको सारे डेरिवेशन 90% इसी तरीके से करने हैं। सो इसलिए मुझे इनकी जरूरत पड़ी है, क्योंकि जब इतना बड़ा इन्फिनिटेसिमल सेक्शन मानोगे तो चार्ज कौन बताएगा उसके ऊपर? तो आपको यूनिटरी मेथड से उसका यूनिट चार्ज मालूम है, तो आप चाहे कितनी भी छोटी लेंथ ले लो उसका चार्ज मालूम पड़ ही जाएगा। इसलिए हमने ये डिफाइन करा है, हमको इसकी ज़रूरत पड़ी है। अगर ये नहीं होगा तो मैं ये वाला काम नहीं कर पाऊंगा, या ये वाला, नॉट दिस वन, दिस वन। लैम्डा की जानकारी होना आवश्यक है, इस वजह से इन तीनों को डिसाइड या डिफाइन करना पड़ा। आई होप यू गेट समथिंग। ओके, पिकअप कर लो, स्नैपशॉट ले लो, लिख लो, समझ लो, लेकिन मेन बात ये है। ठीक है, मैं हटता हूँ सामने से। तो कुछ बात समझ में आई, इनकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि एक्सटेंडेड चार्ज में मैं पूरे की वजह से फील्ड एक शॉट में नहीं निकाल सकता हूँ। पॉइंट चार्ज का 1 शॉट फॉर्मूला है, जस्ट पुट द चार्ज एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, डन, फॉर्मूला हो गया, या फील्ड आ गई। नहीं होता है, वहाँ पर तो टुकड़े करने पड़ते हैं, और वो टुकड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उन पर चार्ज कौन बताने वाला है तुम्हें? तो वहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको डिफाइन करना पड़ा। यार समझो इस बात को, इनको डिफाइन करना पड़ा तुम्हें, इसीलिए करना पड़ा, वरना तो चार्ज निकालना थोड़ा पॉसिबल कम होता है। ओके, अगेन मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक होगा आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक होने वाला है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैं इस बारे में सिर्फ 2 क्विक पॉइंट दूंगा। चलो एक सिंपल सी बात और बताता हूँ। हमारे सामने ज़्यादातर क्लास 12th में, क्लास 12th के सिलेबस में हमको जो देखने को मिलेगा, लैम्डा हुआ, ठीक है ना, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारे पास है। अब अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है एक, ये भी कांस्टेंट है एक,
ये भी कांस्टेंट है एक, है ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और जब ये सब चीजें कांस्टेंट होती है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और अगर ये दे बिकम फंक्शन something, sum of say position, okay, or you can say this becomes something say of position, and something rho has become a function of position, और भी हो सकते हैं। अगर ये सब functions हो गए, मतलब ये variable है, you can say ये कुछ हो जाएगा x, lambda हो जाएगा आपका lambda not x, या rho हो जाएगा rho not x बाई 4, मुझे नहीं पता, समथिंग कुछ भी, ठीक है, एनी फंक्शन यू कैन हैव, ठीक है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। और यू कैन से कॉस थीटा की फॉर्म में हो सकते हैं, अगर एक आर्क की फॉर्म में है तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है। और यू कैन से दिस इज रो इज इक्वल्स टू 5/4 r/r, कुछ ऐसा होता है। तो ये वेरिएबल है। अब इन डेंसिटीज में अपने आप वेरिएबल इन्वॉल्व है, इनमें कुछ डेंसिटी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये कैसा होने वाला है, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म, आई होप विजिबल है सबको, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, ओके। सो हम लोग अपने सिलेबस में यहाँ तक ही रुकेंगे, ये फिर आपका चला जाता है थोड़ा सा आगे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, हालांकि बहुत ईजी ये भी है, लेकिन पहले इससे डील करना सीख लो, वो आ जाएगा आपको अपने आप। So that's all about continuous charge distribution. Continuous charge distribution में ये एसेंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो आप पास दो तरीके हैं, या तो रट लो उसको जो कि आपके साथ नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब रटोगे सिर्फ उसके कुछ समय तक ही रहेगा, बाकी गायब हो जाने वाला है। तो बेसिकली बात ये है कि उसको पिकअप करके दिमाग में बैठा लो कि चीज़ें ऐसी जा रही हैं, तब थोड़ा सा आसान हो जाने वाली हैं चीज़ें। पूरी 12th में आप चाहे कोई भी चैप्टर पिकअप करोगे, कुछ में कम है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चीज़ बहुत ज़्यादा है, आगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी ज़बरदस्त है, ACEMI बहुत ज़बरदस्त है। इंटीग्रेशन के बिना आपके डेरिवेशंस नहीं हो रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो एटलीस्ट ग्रेविटेशन में भी तो अब यही करा था आपने, रोटेशन में भी तो सेंटर ऑफ मास अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्लास 11 में निकाले हुए हैं तो आप समझ गए होंगे सब इंटीग्रेशन थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ भी पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास आया था, फिर एक्सटेंडेड बॉडीज़ आ गई थी, उनका फिर सेंटर ऑफ मास निकाला था, क्योंकि वहाँ पर फोर्स डिपेंड करती किस पॉइंट पर लगा रहे हो। तो ये सब बातें वहाँ पर भी हुई थी। मैं वहाँ से यहाँ लेना चाह रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ इस पर पिकअप करो। इसको मैं सजेस्ट करूँगा 2 से 3 बार देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, कोई दिक्कत हो तो फिर देखो, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझना आवश्यक है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम द कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट मैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ डेरिवेशंस आपके लिए लाऊंगा जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, या जो आपको इस कॉन्सेप्ट का एक बेहतरीन एसेंस या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे। सो आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। इफ यू लाइक, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट तुरंत मिल जाए। और हाँ, मैं न्यूमेरिकल सेक्शन भी आपके लिए यहाँ पर भरपूर लेके आऊँगा। सो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।